तो बेटा तुम अकेले आए हो, मेरी बहन नहीं आई क्या? मामा जी माँ शाम को आएगी। माँ कह रही थी अपने मामा जी से कहना मेरे लिए फ्रूट चाट बनवाए, मुझे फ्रूट चाट बहुत पसंद है। हाँ मिठू, मेरी बहन बहुत देर बाद आ रही है, मैं उसका मनपसंद खाना जरूर बनाऊंगा। मैं उसके लिए फ्रूट चाट जरूर बनवाऊंगा। ये लो अमरूद तुम खाओ, मैं फ्रूट चाट का बंदोबस्त कर रहा हूँ। फिर तोता सीधा टोनी चिड़िया के पास चला गया। आओ आओ तोते भैया, आज बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? टोनी खुश क्यों ना हो, आज मेरी बहन आ रही है, बहुत देर बाद आ रही है, इसलिए मैं आज बहुत खुशी की बात है तोते भैया। अपनी बहन की अच्छे से खिदमत करना, वो कौन सा रोज रोज आती है। हाँ टोनी बहन, मैं अपनी बहन की बहुत खिदमत करूँगा। बहुत अरसे बाद आ रही है वो। और मिठू कह रहा था, माँ कह रही है मेरे लिए फ्रूट चाट बनवाए, क्योंकि मैं फ्रूट चाट बहुत शौक से खाती हूँ। तो कोई बात नहीं तोते भैया, हम लोग मिलकर शाम तक बहुत लजीज और मजेदार सी फ्रूट चाट बना लेंगे। वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि वहाँ पे रानो कवि और कालू कौवा भी आ जाते हैं। क्या खुफिया मीटिंग चल रही है? और तोते तुम आज बड़े खुश हो, वैसे तो हर वक्त गुस्से में ही रहते हो। कालू भैया, आज तोते भैया की बहन आ रही है दूसरे जंगल से, इसलिए तोते भैया आज बहुत खुश हैं। कोई खिदमत का भी बंदोबस्त किया है बहन जी के लिए? हाँ कालू मियाँ, मैं और टोनी बहन बहुत ही लजीज फ्रूट चाट बना रहे हैं, क्योंकि बहन जी को फ्रूट चाट बहुत पसंद है। भैया, वो सिर्फ तुम्हारी ही बहन नहीं, हमारी भी बहन है। हम भी मिलकर तुम्हारे साथ फ्रूट चाट बनाएंगे और कालू तुम्हारे साथ फल लेने जाएगा। हम अपने हाथों से मजेदार फ्रूट चाट बनाऊंगी। रानो, फिर तुम हमारा यही इंतजार करो, हम फल ढूंढ कर लाते हैं और फिर तुम फ्रूट्स का ध्यान रखना। फिर जब फ्रूट सारे इकट्ठे हो जाएंगे, फिर हम मिलकर फ्रूट चाट बनाएंगे। हाँ जरूर, तुम लोग जाओ, मैं यहीं बैठी इंतजार करती हूँ। हम सबसे पहले अमरूद ले आते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अमरूद कहाँ से मिलेंगे। फिर वो तीनों अमरूदों के बाग की तरफ चले जाते हैं और जल्द ही वो अमरूदों के बाग में पहुँच जाते हैं। कालू, अब हमें सब काम बहुत जल्दी जल्दी करना होगा, क्योंकि टाइम पीछे बहुत कम रह गया है। तुम ये अमरूद ले जाओ और गौरी कवि के पास छोड़ा और वापस तुम यहीं आ जाना, हम लोग अंगूर ले आए तब तक। और फिर कालू कौवा अमरूद लेकर चले जाता है और दोनों ही अंगूर लेने के लिए दूसरे जंगल चले जाते हैं। गौरी मैडम, अब मेरी इज्जत रख लेना। हमारे जंगल के परिंदों को तो हमारा पता है, लेकिन तोते की बहन दूसरे जंगल से आ रही है, मेरी इज्जत का जनाजा ना निकलवा देना। कालू, तुम तो बस मुझ पे शक ही करते रहा करो हर वक्त। जाओ जाओ, वो तोता और चिड़िया कहाँ हैं? वो दोनों तो अंगूर लेने गए हैं दूसरे जंगल, और मैं भी इनके पीछे ही जा रहा हूँ। कालू तोते और चिड़िया के पीछे चला जाता है फल लेने के लिए। अब मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ कि मुझे मेहमानों की खिदमत का लिहाज ही ना हो। अब तो मैं फ्रूट चाट जब बनेगी तब ही चेक करूँगी। वैसे ये फल कितने मीठे लग रहे हैं, इन्हें देख के तो मेरे मुंह में थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, लेकिन अब मुझे सब्र करना होगा। रास्ते में कालू को तोता और टोनी चिड़िया मिल जाते हैं। तो भैया, आप अमरूद छोड़ आए हैं, अभी अंगूर भी छोड़ आए, ऐसे जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। और हम लोग थोड़े सेब ले आते हैं और फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। जल्दी ही तोता और टोनी चिड़िया सेबों के बाग में पहुंच जाते हैं। अच्छा हुआ तोते भैया जो कालू हमारे साथ काम करवाने के लिए आ गए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाना था ये सब करना। अभी तो हमने केले और अनार भी लेने जाना है। हम लोग कर लेंगे सारा काम, आधे रास्ते से फल कालू ले जाएगा और ऐसे का फिर रानो, चिड़िया और तोता सेब लेकर जल्दी से वापस चले जाते हैं। कालू कौवा भी अंगूर छोड़ आया था और इन्हें उसी दरख्त पर मिलता है। कालू, मैं ये रानो के पास सेब छोड़ आता हूँ और तुम और टोनी बहन जाकर अनार ले आओ, क्योंकि मुझे नहीं पता अनार कहाँ से मिलेंगे। तोते यार, पता तो मुझे भी नहीं है कि अनार कहाँ से मिलेंगे, लेकिन हम ढूंढ लाएंगे, तुम फिक्र न करो, तुम सेब जाकर छोड़ आओ। लेकिन तोते यार, मुझे बड़ा मजा आ रहा है तुम्हारी मदद करते हुए। कालू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी इतनी मदद की। तोते यार, तुम्हें शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने हमेशा तुम परिंदों को तंग ही तो किया है, आज मुझे मदद करके बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर तोता सेब लेकर रानो कवि के पास चला जाता है और कालू और टोनी अनार ढूंढने के लिए चले जाते हैं। कालू कहाँ गया?
वो तो टोनी चिड़िया के साथ अनार ढूंढने गया है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अनार कहाँ से मिलेंगे। तुम घबराओ नहीं, कालू ढूंढ लेगा। उसे तो जंगल के हर दरख्त के बारे में खबर है। रानो, तुम यही रहना, आगे पीछे ना हो जाना, ऐसा ना हो कोई और ये फल खा जाए। तोते, तुम फिक्र न करो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और तुम बाकी के फल जल्दी से ले आओ। और फिर तोता वहाँ से चला जाता है। हाय मेरी किस्मत, कितनी मजबूर हूँ। इतने मजेदार लजीज फल मेरे सामने हैं, लेकिन मैं इन्हें खा नहीं सकती। 2-4 अंगूर खा लेती हूँ, क्या पता खट्टे निकल आए तो। फिर ऐसे रानो कभी 2-4 अंगूर खा लेती है। बस अब मुझे कंट्रोल रखना है, ऐसा ना हो कि मैं सारे ही फल खा जाऊँ। मुझे कालू की इज्जत का ख्याल रखना है। और दूसरी तरफ टोनी चिड़िया और कालू कौवा अनार का दरख्त ढूंढ रहे थे। टोनी बहन, कुछ दिन पहले ही मैं यहाँ आया था, यही था अनारों का दरख्त, पता नहीं अब कहाँ गया है। तोते भैया, वो देखो, उस दरख्त के पीछे ही है अनारों का दरख्त। और फिर वो दोनों अनार के दरख्त के पास चले जाते हैं। उस दरख्त पर एक बुलबुल बैठी हुई थी। बुलबुल बहन, हमें एक अनार दे दो, क्योंकि हमने फ्रूट चाट बनानी है। हमारे जंगल में तोते भैया की बहन आ रही है और उन्हें फ्रूट चाट बहुत पसंद है। चिड़िया, अनार तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन इस दरख्त के अनार खट्टे हैं। चलो मैं तुम्हें दूसरे दरख्त पर ले जाती हूँ और मीठे मीठे अनार देती हूँ। और फिर बुलबुल उन्हें थोड़ी दूर दरख्त पर ले जाती है, जहाँ पर मीठे अनार थे। चिड़िया बहन, इस दरख्त के अनार बहुत मीठे हैं, तुम यहाँ से अनार ले जाओ। बुलबुल बहन, आपका बहुत शुक्रिया, आप कितनी अच्छी हैं। आप हमें वहाँ से खट्टे अनार दे सकती थी, लेकिन आपने हमारी मदद की और हमें ये मीठे अनार दिए। चिड़िया बहन, जो चीज हमें अपने लिए नहीं पसंद, वो हमें किसी दूसरे को भी नहीं देनी चाहिए। फिर कौवा अपनी फोन से एक अनार तोड़ता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें तोता भी मिल जाता है और वो सब एक दरख्त पर बैठ जाते हैं। कालू, अभी अनार तुम रानो कवि के पास छोड़ आओ, मैं और टोनी बहन से एक संतरा ले आए। मुझे संतरे की चटनी से ही तो चाट का असल मजा आएगा ना। और तुम्हें अनार रानो के पास छोड़कर थोड़े से केले ले आना, और जल्दी करना, हम लोग भी जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। ठीक है तोते यार, तुम संतरा ले आओ, मैं ये अनार छोड़कर केले ले आऊंगा। और फिर कौवा अनार लेकर चले जाता है। तोता और चिड़िया संतरा लेने चले जाते हैं। रानो, और क्या क्या डालना है फ्रूट चाट में? मैंने तो कभी खाई ही नहीं। मेरी माँ तो मुझे रोज खिलाया करती थी शादी से पहले, लेकिन जब से तुम्हारे साथ शादी हुई है, अच्छा खाना तो नसीब में ही नहीं हुआ। हाँ, अब तो तुम रोज भूखी ही सोती हो। अब ज्यादा नीयत खराब ना करो इन फल को देखकर। तोता संतरा लेने गया है और मैं केले लेने जा रहा हूँ। फिर कौवा सीधा केलों के दरख्त के पास जाता है, वहाँ से थोड़े से पक्के केले लेकर वापिस आ जाता है। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया और तोता भी संतरा लेकर वापस आ जाते हैं। रानो, तुम बता रही थी कि तुम्हें फ्रूट चाट बहुत अच्छे से बनाना आती है, इसलिए अब तुम ही बनाओ और हम लोग थोड़ा आराम कर लें। हाँ चिड़िया, मैं भी बहुत थक गया हूँ। कालू भैया, बस थोड़ा सा और इंतजार कर लो, फिर तोते भैया की बहन जी आ जाएंगी और जब हम इन फल की मजेदार चाट खाएंगे तो हमारी सारी थकावट उतर जाएगी। इतने सारे फल तो तुम सब लोग ले आए, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो तुम लोग भूल ही गए। जो भी है वो तुम बता दो, हम लोग ले आते हैं, लेकिन फ्रूट चाट मजे की होनी चाहिए, जिसे खाकर मेरी बहन खुश हो जाए। और फिर 2-4 बादाम भी ले आओ, क्योंकि बादाम के बिना फ्रूट चाट का मजा नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग जाकर बादाम ले आते हैं, लेकिन उतनी देर तक तुम ये फल काट लो। और फिर वो तीनों बादाम लेने के लिए चले जाते हैं। फिर गोरी फल काट लेती है। रंग बिरंगे फलों की खुशबू से गोरी के मुंह में पानी आ रहा था। आज पहली बार इतनी मजेदार डिश मिली है खाने को। जिंदगी का क्या पता है, कल हो ना हो, जो होगा देखी जाएगी। फिर ऐसा कहते हुए रानो फ्रूट चाट खाना शुरू करती है और उसे पता ही नहीं चलता कि कब वो सारी फ्रूट चाट खा जाती है, बस थोड़ी सी बचती है। कितनी मजेदार थी। अब मैं ना अपनी माँ के घर चले जाती हूँ, आज कालू मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और फिर रानो कवि वहाँ से चले जाती है और दूसरी तरफ तोता, कौवा और चिड़िया बादाम लेकर आ जाते हैं।
ये रानो कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ गई है? देखो देखो, यहाँ पे कुछ फल भी नहीं है, बस छिलके पड़े हुए हैं। मुझे पता तो था ही रानो का, लेकिन मुझे लगा शायद मेरी इज्जत का ख्याल ही रख ले। और कौवा बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है और तोता बहुत परेशान हो गया था। मेरी बहन भी आने ही वाली होगी, अब मैं उसे खाने के लिए क्या दूंगा? तोते भैया, अब ऐसे परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। मेरे घर में मकई पड़ी हुई है, मैं वो ले आती हूँ और हम फिर सुबह फ्रूट चाट बना लेंगे। लेकिन रानो की हरकत की वजह से कालू कौवा बहुत शर्मिंदा था। वो तोते से नजरें नहीं मिला पा रहा थी। उनको कई सालों से कोई बच्चा नहीं था। टूनी चिड़िया ने एक बार 4 अंडे दिए, जिसमें से वे बच्चा निकलने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं बहुत खुश हूँ, आज कितने सालों के बाद भगवान ने हमारी मुराद पूरी कर दी। हम कितने सालों से अपने बच्चों के लिए तड़प रहे थे, आज जाकर भगवान ने हमारी सुनी है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। हाँ जी, मैं समझ सकती हूँ। आपने ना जाने अपने बच्चों को पाने के लिए कितनी मुरादें मांगी और तब जाकर आज भगवान ने हमारी झोली भरी है। तुम देखना टूनी, मैं इस दुनिया का सबसे बेस्ट पापा बनूंगा। अपने बच्चों को खूब प्यार दूंगा और उनकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि वे मेरे इन अंडों की रक्षा करे। तभी लाडो कबूतरी कुछ फल लेकर टूनी के पास आती है। मुबारक हो टूनी, आखिरकार भगवान ने भी तुम्हारे घर में रहमत कर ही दी। बस अब तुम अपने अंडों का ख्याल रखना, इनके पास से तनिक भी हिलना मत, क्योंकि इस जंगल में एक खूंखार सांप रहता है जो हम सभी पक्षियों के अंडों को खा जाता है। क्या तुम सच कह रही हो लाडो? हाँ टूनी, मैं सच कह रही हूँ। अभी 2 दिन पहले ही दीपा तोता ने कुछ अंडे दिए थे जो वो रॉकी सांप खा गया। लाडो की ये बातें सुनकर छोटू और टूनी बहुत डर जाते हैं। देखो टूनी, मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था, बल्कि मैं तो तुम्हें चेताना चाहती थी, आगे के लिए सतर्क करना चाहती थी। ठीक है लाडो, अब से हम अपने अंडों की और निगरानी रखेंगे। इसके बाद से टूनी और छोटू और सचेत हो जाते हैं और अपने अंडों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब टूनी घर में नहीं होती तो छोटू अंडों की रखवाली करता, और जब छोटू घर पे नहीं होता तो टूनी अंडों का ख्याल रखती। मतलब दोनों बारी बारी से अंडों का ख्याल रखते थे। दूर जंगल में सांप के दिल में बैठे रॉकी सांप को टूनी की 4 अंडों के बारे में पता चलता है। अरे वाह, ये हुई ना बात। काफी दिनों से मैं भूखा था, कुछ अच्छा खाने को मन कर रहा था। आज तुमने अच्छी खबर सुनाई, ये लो तुम्हारा इनाम। उसमें से कुछ हिस्सा मुझे भी मिलना चाहिए रॉकी भाई। रॉकी कभी किसी के साथ अपना खाना नहीं बांटता। आगे से ये सवाल गलती से भी मत करना, वरना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। रॉकी सांप बहुत ही क्रूर सांप था। पूरे जंगल के वासी रॉकी सांप से डरते थे और उसके पास जाने से भी डरते थे। उधर टूनी अपनी अंडों को सेक रही थी। तभी रॉकी सांप एक कबूतरी को टूनी के पास भेजता है। जाओ और उस टूनी को यह छोटी खबर दो कि उसके पति का कार एक्सीडेंट हो गया है। अपने पति की एक्सीडेंट की खबर सुनकर वह जरूर दौड़ी चली आएगी और उसके बाद मैं अपना काम कर लूँगा। ठीक है रॉकी भाई, आपका काम हो जाएगा। वो कबूतर टूनी के पास जाकर कहता है, टूनी चिड़िया, तुम्हारे पति छोटू का कार एक्सीडेंट हो गया है और वह सड़क पर तड़प रहा है और तुम्हें बुला रहा है। क्यों? क्या हुआ मेरे पति को? उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ? अब वो कौन से अस्पताल में भर्ती है? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोटू के पास ले चलता हूँ। वो कबूतर टूनी को अपने जाल में फंसाकर वहाँ से ले जाता है। तभी रॉकी सांप उसके पीछे से आकर उन अंडों को देखने लगता है। आहा, बहुत सुंदर अंडे हैं, ये तो मजा आ गया। अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं है प्यारे अंडों। उधर वो कबूतर टूनी को फंसाकर एक सुनसान जंगल में ले जाता है और टूनी ये भाप लेती है कि ये सब किसी न किसी की चाल है और वह तुरंत वहाँ से भाग जाती है। अरे वो चिड़िया कहाँ गई? अगर बाज को पता चला तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले कि रॉकी सांप मुझे कुछ कहे, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। उधर टूनी भी अपने घर पहुँच जाती है और जब वह रॉकी सांप को अपने अंडों के पास देखती है तो वह उससे कहती है, ए सांप, दूर हो जाओ मेरे अंडों से, वरना मैं तेरा वो हश्र करूँगी कि तू अपनी सूरत भी नहीं पहचान पाएगा। ओहो, अंडों की माँ आ गई। वैसे दाद देनी होगी तेरी, तूने मेरे प्लान को नाकाम कर दिया, रॉकी के प्लान को। हाँ, मैंने तेरा प्लान नाकाम कर दिया क्योंकि मैं एक माँ हूँ
और एक माँ अपने बच्चों पर आए संकट को दूर से ही भांप लेती है। अभी भी समय है रॉकी, वापस रख दे मेरे अंडों को, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू जानती भी है तू किससे पंगा ले रही है? मेरा नाम रॉकी है, रॉकी। मेरे नाम से पूरा जंगल थर थर कांपता है। पर मैं तुझसे नहीं डरती। इतने में छोटू भी वहाँ जाता है। भाई छोड़ दो मेरे बच्चों को, छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। एक तो बड़े सालों बाद मेरे बच्चे होने वाले हैं। कई सालों से हम अपने बच्चों के लिए तरस रहे थे, तब जाकर हमें इस बार ये अंडे हुए। अगर तुम ये अंडे खा जाओगे तो हम फिर से बिना बच्चे के रह जाएंगे। तुम भी तो एक पिता हो ना, तुम तो मेरा दुख समझते हो। छोटू की बातों का रॉकी सांप पर असर होने लगता है। तभी टूनी भी उससे प्यार से कहती है, हाँ रॉकी, कम से कम हमारी ममता की खातिर हमारे अंडों को छोड़ दो। कई सालों के बाद हमें ये खुशी मिलने वाली है, हमसे ये खुशी मत छीनो रॉकी। रॉकी बहुत क्रूर था, पर छोटू और टूनी के प्रेम और ममता ने उस जैसे क्रूर सांप के दिल में भी प्यार जगा दिया और रॉकी को अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं पता नहीं कब इतना क्रूर हो गया, पर आज तुम दोनों ने मेरी आंखें खोल दी, मुझे अच्छाई की राह दिखाई। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ और मैं आज से ये प्रण लेता हूँ कि मैं आगे से किसी की पक्षी अंडों को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। उन नन्हे से बच्चों को इस दुनिया में आने के हक को उनसे छीनूंगा नहीं, कभी भी नहीं। अब रॉकी साहब भी सुधर जाता है और पूरा शाकाहारी बन जाता है और अपने सभी गलत कामों को बंद कर देता है। अब टूनी के अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। वे बहुत ही सुंदर थे। उन्हें देखकर उनके माँ बाप बहुत खुश थे और रॉकी साहब भी। मैं कितना क्रूर था, जो ना जाने कितने मासूमों से उनकी जिंदगी छीन कर बैठा था। आप चिंता न करो रॉकी अंकल, मेरे गॉड आपको माफ कर देंगे। सच में बच्चे भगवान का रूप होते हैं और वे कभी गलत नहीं बोलते रॉकी भाई। इसके बाद रॉकी एक शांति प्रिय जानवर बन जाता है और जंगल के पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाता। एक दुष्ट बाज रहता था, उसके 4 बच्चे थे। वह आए दिन किसी न किसी पक्षी के बच्चे को मारकर खा जाता था। वह अपने बच्चे को बड़े मौज से खिलाया करता था। दूसरी तरफ सारे पक्षी परेशान थे कि ये बाज का आए दिन आतंक बढ़ता ही जा रहा है। इसे किसी तरह रोकना होगा, वरना हमारी सारी जाति खत्म हो जाएगा। वह आए दिन हमारे बच्चे को उठाकर खा जाते हैं। इसको किसी न किसी तरह रोकना होगा। सारे मित्र आपस में बात कर रहे थे। तभी एक मित्र बोला कि चलो क्यों ना चलकर उस दुष्ट बाज से बात किया जाए। सारे मित्र बोले हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, चलो चलकर बात करते हैं उस दुष्ट बाज से, उसको किसी तरह रोकते हैं। यह सारी बातें आपस में मित्र बात करके फिर वहाँ से चल पड़ा। फिर सारे मित्र अपने अपने घोंसले छोड़कर उस दुष्ट बाज की ओर बढ़ चला। कुछ देर बाद बाज के पास आ गया। क्या बात है, आज तुम सारे एक साथ मेरे घोंसले में क्या करने आए हो? क्या बात है, बताओ। हम सारे मित्र ने ये फैसला किया है कि आपसे आकर बात करें। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। हम में से एक हर दिन आपके लिए आहार लेके आया करेंगे। ठीक है, तो अगर यही चाहते हो तो यही सही, पर हर सुबह मुझे भोजन मिल जाना चाहिए, वरना वही होगा जो हर सुबह होता आया है। अगर तुम सब अपने वादे से मुकर गए तो ये तलवार तुम्हारे बच्चे की गर्दन पर लटक जाएगा और मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। जब अगले दिन टूनी चिड़िया अपने बच्चे को लेके गया उसके पास, तो दुष्ट बाज ने उससे माफी मांगा कि मुझे माफ कर दो, मैं मर जाने वाली हूँ, फिर मेरे बच्चे को मेरे किए हुए की सजा मेरे बच्चे को मत देना। ये कहकर दुष्ट बाज मर जाता है। फिर सारे मित्र आपस में बात करने लगे। बोले कि क्या तुमने भूल गया इसका माँ बाप हम पे कितने जुर्म ढाए। टूनी चिड़िया बोले नहीं, हमने नहीं, कुछ भी नहीं भूला, पर माँ बाप की गलती की सजा बच्चे को क्यों दें? हमने से सबका एक एक बच्चा तो खत्म ही हो गया है, क्यों ना हम इनके बच्चों को पाले। इसको इसकी माँ का प्यार मिल जाएगा और हमें
हमारा बच्चा मिल जाएगा। यह बोलकर सारे मित्र आपस में सोचने लगे कि करना क्या है इन बच्चों का। तभी बच्चों बोला, मेरी माँ की गलती, मुझे मत दो सजा, मुझे अपना लो, मेरी माँ मर गई है, मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे अपना लो और मैं माँ की तरह कोई गलती नहीं करूँगा। यह बोलकर फिर सारे पक्षी आपस में प्यार से रहने लगे। एक बार की बात है, गोरी कौवी और कालू कौवा साथ में रहते थे। तभी गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, दादी को 7 साल पूरे होने को है, अभी तक मेरी गोद सुनी की सुनी है। पता नहीं कौन सा पाप किया था मैंने जो भगवान मेरी गोद ही नहीं भरा। इतनी प्रार्थना कर ली है, कब हमारी मनोकामना पूरी होगी भगवान ही जाने, पूरी होगी भी या नहीं। इतना कहकर गोरी कौवी रोने लग जाती है। तभी कालू कौवा कहता है, तुम निराश क्यों होती हो? कभी न कभी तो भगवान तक हमारी बात पहुंचेगी ही और भगवान हमारी मनोकामना को पूरी करेंगे। कालू कौवा की बात सुनकर गोरी कहती है, देवर जी के घर से फोन आया था, उनकी पत्नी ने 2 जुड़वा बच्चे को जन्म दिया है, जिन्हें देखने हमें भी बुलाया है। इतना सुनकर कालू कौवा कहता है, ये तो बहुत खुशी की बात है। हम अभी निकलते हैं उनके घर के लिए, इसी बहाने माँ पापा जी से भी मिल लेंगे। इतना कहकर कालू कौवा और गोरी कौवी अपने छोटे भाई के घर के लिए निकल जाते हैं। कालू कौवा के भाई का नाम था टीलू और टीलू की पत्नी का नाम था टुनटुन। अपने भाई के घर पहुंचकर कालू कौवा अपने भाई से कहता है, बधाई हो मेरे छोटे भाई। इधर गोरी कौवी भी टुनटुन को बधाई दे रही होती है कि तभी वहाँ टीलू और कालू कौवा की माँ आ जाती है, जो टुनटुन को बहुत गुस्से से देखती है, जिसकी वजह से टुनटुन अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। हे टीलू, तुमने इन्हें क्यों बुला लिया? इस बांझ को बुलाकर क्या तू अपनी भी किस्मत को फोड़ना चाहता है? इन्हें बुलाकर तूने तो पूरी खुशी को मातम में ही बदल डाला। कालू कौवा के पिताजी अपनी पत्नी के पास जाकर चुप रहने के लिए कहते हैं, पर कालू कौवा की माँ नहीं मानती और गोरी को खरी खोटी सुनाती ही जाती है। तभी कालू कौवा अपनी माँ से चिल्लाते हुए कहता है, माँ ये क्या बोल रही हो तुम? एक औरत होकर दूसरी औरत के लिए ऐसा कहना क्या शोभा देता है? कालू कौवे की बात सुनकर कालू कौवा की माँ और भी ज्यादा भड़क जाती है और गुस्से में कहती है, अरे नालायक, तुझे शर्म नहीं आ रही? तेरे छोटे भाई के बच्चे हो गए और तू है कि अभी भी इस बांझ के साथ है और कभी भी बच्चों का सुख नहीं देख पाया। अगर मेरा कहना मान लिया रहता और दूसरी शादी कर ली रहती तो आज तुम भी अपने बच्चों के साथ खुश रहता और तेरे भी घर बस गए रहते और तू भी अपने छोटे भाई के तरह अपने बच्चों का मुंह देखकर खुशी खुशी अपना जीवन जी पाता। तभी टीलू गुस्से में अपनी माँ से कहता है, बस करो माँ, भैया भाभी कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगी। ये सब आपको कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब ये है कि आपकी बहुत इज्जत करते हैं और आपको कुछ बोलना नहीं चाहते। उन्हें आपने घर से तो निकाल दिया है, हमारे दिल से नहीं। ये मेरे मेहमान हैं और मेरे मेहमान भगवान की तरह होते हैं और आपने मेरे भगवान का अपमान किया, इसलिए मैं भी अब अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। आप रहिए अपने घमंड के साथ। टीलू को जाते देखकर टीलू के पिताजी कहते हैं, रुको बेटा टीलू, तुम्हारी माँ की घमंड की वजह से मैंने अपने पहले बेटे को तो खो ही दिया है, अब तुम्हें भी नहीं खोना चाहता, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम जहाँ भी जाओ। ये सब देखकर गोरी कौवी कहती है, हो जाइए आप सब। और आप सब ये क्या कर रहे हैं? आप लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ये लड़ाई बंद कीजिए। ये लड़ाई यहाँ हमारे आने की वजह से हुई है। हम सिर्फ टीलू के बच्चे को देखने आए थे, जो कि हमने देख लिया। अब हम यहाँ से चलते हैं। गोरी के ऐसा कहने के बाद गोरी और कालू कौवा वहाँ से उड़ने वाले होते ही हैं कि तभी उनकी माँ बीच में आ जाती है और गोरी कौवी से कहती है, मुझे माफ कर दो गोरी, तुम यहाँ से मत जाओ। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मेरे अहंकार की वजह से। मैं तुम दोनों को तो खो चुकी हूँ और अपने इन बच्चों और अपने पति को नहीं खोना चाहती। और तुम सब भी हमारे साथ रहो। मुझे माफ कर दो, मेरी गलती का एहसास है मुझे। हमें छोड़कर मत जाओ और हमारे साथ ही रहो। कालू कौवे की माँ की बात सुनकर गोरी कौवी कहती है, अजी आप ये क्या कर रही हैं? आप हमसे बड़ी हैं,
कृपया आप मुझसे माफी मत मांगिए। आपको अपनी गलती का एहसास है, इतना हमारे लिए बहुत है। और हाँ, आपने सही कहा, अब हम सब एक साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रहेंगे। माँ को गलती के एहसास होते देखकर सारा परिवार खुश हो जाता है और एक दूसरे के गले लग जाता है। इस तरह बिछड़ा परिवार दोबारा मिल जाता है। सारा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तभी एक दिन उनकी खुशी दुगनी हो जाती है और गोरी कौवी भी अपने 5-5 प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म देती है, जिसके बाद गोरी कौवी और कालू कौवे का भी घर पूरी तरह से बस जाता है और सारा परिवार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। परिवार में नोक-झोंक तो चलता ही रहता है, पर परिवार तभी पूरा होता है जब सभी लोग साथ मिलकर एक दूसरे का साथ देते हुए रहे।